ठीक, कर दो लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से क्लासेस का एंजॉय कर रहे होंगे। आप साइंस पढ़ रहे होंगे और आज जैसे कि आरआरबी जेई की एग्जाम डेट आ चुकी है। मुझे एक बच्चे ने बताया भी था। तो आरआरबी जेई से पहले सिलेबस बिल्कुल हो जाएगा, जेई से पहले बहुत अच्छे से सिलेबस हो जाएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैम, ग्रीन कलर ऑफ बाइल जूस इज ड्यू टू बिलीवर्डिन पिगमेंट। हाँ जी, हाँ जी, संदीप सिंह यादव, सही सही बोला आपने बेटा। जल्दी आइए, जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं वो जल्दी आए ताकि हम क्लास स्टार्ट की जाए। चंद्रमणि सिंह, ओके, हेलो हेलो चंद्रमणि। थोड़ा पेशेंस रखो स्टूडेंट, हाँ थोड़ा पेशेंस रखो। योगी जी आप भी थोड़ा सा, योगी विजय। चलो जल्दी आइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फिर क्लास पढ़ाई जाए, लास्ट क्लास के बाद देखा जाए क्या पढ़ना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि कल मैंने क्लास नहीं ली। कल मैंने क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी कल। ठीक है, तो थोड़ा वीकनेस आ रखा था, तो डॉक्टर ने मना किया था कि 1-2 दिन रेस्ट करो आप। हालांकि मैंने किया नहीं रेस्ट, आज भी मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला था। 22 को है मैम एग्जाम। सिलेबस कैसे होगा? तो अंजू जी मैं आपको बता देती हूँ, आपका 80% फिजिक्स हो चुका है और 80 to 90% आपका बायो हो चुका है और 30% आपका केमिस्ट्री हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, बॉटनी खत्म करते ही केमिस्ट्री आपके वापस केमिस्ट्री पे आएंगे हम, और जो चैप्टर आपके बचे हैं बायो के वो हम करवा देंगे बाद में 1-2 चैप्टर। ठीक है, हाँ डेट आ गई है सर, 22 मई से पेपर होंगे, बिल्कुल आ गई है डेट। चलो फिर अब क्लास स्टार्ट की जाए, अब टाइम वेस्ट नहीं करता। मैम कुछ लोग टाइम्स एक्सपोज ग्रुप बना रहे हैं। अच्छा, कुछ ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप नहीं बनाना ये। अरे हो जाएगा, सिलेबस क्या है, सिलेबस तो बहुत जल्दी। आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है तो बताएंगे, आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है? मैम आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है? ठीक है, जो काम आपका ऐसे नोट करवाती है, जब ऐसे नोट खराब हो जाती है तब आर्टिफिशियल पेसमेकर लगता है। लाइए मुझे रेड कलर का मार्कर दीजिए। देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। ये टाइम्स कोचिंग का कोई ग्रुप नहीं बनाएगा कोई भी बच्चा, मैं बता देती हूँ। कोई भी बच्चा अगर ग्रुप बना रहा है, ये क्या लिख रहे हैं एक्सपोज ग्रुप, ये क्या मुझे किसी बच्चे ने बोला है, वापिस बोलिए कौन बना रहा है ग्रुप? ये ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता लग गया ना किसी बच्चे ने यहां से ग्रुप बनाया है तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई कीजिए ना। देखो, हमने प्लांट की मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी। मॉर्फोलॉजी में मैम ने क्या क्या पढ़ाया, देखो बोटनी में हमने टोटल क्या क्या पढ़ लिया। हमने प्लांट हार्मोन पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, तो मैम हमने पढ़ा प्लांट हार्मोन के बाद प्लांट की मॉर्फोलॉजी, प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें मैंने सारा प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया आपको। और मैम किसी ने टाइम्स एक्सपोज ग्रुप बनाया है, अजीत आगरा। मुझे उस बच्चे का नंबर देना, मुझे कौन है ये मैं भी देखूं। जल्दी से मुझे उस बच्चे का नंबर दो जिसने ग्रुप बनाया है। क्या आप मुझे नंबर दे सकते हैं? मैं बात करती हूँ उससे, कौन है ये? संदीप, यस, आपका आंसर है यस। किस बच्चे ने ग्रुप बनाया है? जल्दी से मुझे वो ग्रुप का नंबर दीजिए किसी बच्चे का, मैं बात करती हूँ उससे। कौन, मेरे मतलब कोचिंग की परमिशन के बिना आप बच्चों को कैसे ऐड कर सकते हैं? अगर आपको ऐड किया गया है तो प्लीज आप उस ग्रुप को आप रिमूव मार दीजिए। नहीं, हमारी साइड से कोई ग्रुप नहीं बनाया गया है, ये कोई आसपास के कोचिंग सेंटर वालों ने बनाया होगा, हमारी साइड से कोई ग्रुप नहीं बनाया गया है। ये किसने बनाया है, ये डीपी सर का ये ग्रुप? ये कौन कर रहा है ये ग्रुप बाजी? मुझे बताइए किस बच्चे ने, मुझे उस बच्चे का नंबर दीजिए, ये कौन है ये? प्लीज मुझे उस बच्चे का नंबर दीजिए जिसने ग्रुप बनाया है। हाँ,
सुल्तान सर ने क्या कहा है? हाँ प्लीज मुझे यार लिंक सेंड करो यहाँ पे ग्रुप का, किसने किया है ये सब। वेट कीजिए, वेट कीजिए, मैं 2 मिनट में वापस आ रही हूँ। मोबाइल कहाँ है मेरा? हाँ जी, तो देखिए पहली बात तो मैं बता देती हूँ, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। आप लोग उसको, अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर ग्रुप में ऐड किया गया है तो जल्दी से वहाँ से आप लोग क्विट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, बाकी कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए हाँ, ये सब बातें इग्नोर करके आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो, है ना। हमें कोई, आप लोगों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रुप बना रखा है तो उसको तुरंत आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि
प्लांट की मोर्फोलॉजी के बारे में स्टडी की हमने। अब मोर्फोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा, तो मैंने पढ़ाया आपको मोर्फोलॉजी में पहला कौन सा पार्ट पढ़ाया प्लांट का, तो प्लांट का सबसे पहला पार्ट पढ़ाया था मैंने आपको देखिए आज मुझे प्लांट का पार्ट स्टार्ट करना है फ्रूट। मैंने फ्लावर पढ़ा दिया है आपको, फ्लावर में मैंने सारी बातें बता दी हैं आपको। अब आपको स्टार्ट करना है फल, फ्रूट। फ्रूट में आपको क्या क्या पढ़ना है कि फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, फ्रूट बनते कैसे हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए हाँ बसंत जी बिल्कुल केमिस्ट्री भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, रुक जाइए। और कभी भी एक बात बच्चा लाइफ में याद कर रखना, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, कोई भी हो, कभी भी किसी टीचर के भड़कावे में स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए बच्चे को, स्टूडेंट को, ठीक है। देखिए हाँ आफताब अंसारी केमिस्ट्री की भी क्लास चलेंगी, केमिस्ट्री की भी क्लास चलेंगी। देखिए फ्रूट में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात तो मैंने आपको कल बताया था, कल नहीं परसों की क्लास में बताया था कि फ्रूट का निर्माण कहाँ से होता है, फ्रूट डेवलप्ड कहाँ से होता है। तो मैंने बताया था फ्रूट इज डेवलप्ड बाय ओवरी। तो आपको लिखना है पहला पॉइंट, इट डेवलप बाय ओवरी, ठीक है। तो आपको लिखना है फल का निर्माण अंडाशय द्वारा होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, फल का निर्माण अंडाशय द्वारा होता है। जो भी आपका फीमेल फ्लावर का पार्ट होता है, जो भी आपका ठीक है, तो जो भी आपका फीमेल फ्लावर वाला पार्ट होता है, तो उसको फीमेल फ्लावर में मैंने आपको बताए थे कितने सारे पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइले, ओवरी, ओव्यूल, इतने सारे पार्ट होते हैं। तो ओवरी वाला जो पार्ट होता है उससे क्या बनता है, तो मैम खाने वाला फ्रूट बनता है, आपको हमेशा याद रखना है। और अगर मैं बात करूं सीड वाला पार्ट कहां से बनता है, तो मैम आपने बताया है ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, या क्या बनता है, बीजांड वाला भाग बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो ओवरी की वॉल होती है, जैसे मैंने आपको कल बताया यहां पर कि ओवरी कैसी होती है, तो ऐसी होती है, इसके बाहर एक दीवार सी बनी होती है, ओवरी के बाहर दीवार बनी होती है, उसको कहा जाता है ओवरी वॉल, उसको कहा जाता है ओवरी वॉल। और हिंदी में कहा जाता है अंडाशय भित्ति, हिंदी में इसका नाम होता है अंडाशय भित्ति। अब आपसे पूछे कि ओवरी वॉल से क्या बनता है, तो आपको हमेशा बोलना है कि इससे क्या बनता है, इससे एक्सोकार्प बनता है, इससे एक्सोकार्प बनता है। या आप एक्सोकार्प को कभी कभी आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा कि इससे पेरिकार्प बनता है, इससे पेरिकार्प बनता है। अब एक्सोकार्प क्या होता है, तो इसको कहा जाता है छिलका। जो फ्रूट के ऊपर जो छिलका लगा हुआ होता है वो कहां से बनता है, तो ओवरी वॉल से बनता है। जो अंडाशय की भित्ति होती है वो किस में चली जाती है, तो अंडाशय। हाँ अभी लीफ स्टार्ट करेंगे बसंत जी, रुक जाइए, अभी ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद लीफ, हाँ लीफ स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो ओवरी वॉल का निर्माण कहां से होता है, एक्सोकार्प या पेरिकार्प से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है। देखो जो आप फ्रूट वाला पार्ट खाते हैं वो कहां से बनेगा, ओवरी। जो बीज बनते हैं वो कहां से बनेंगे, ओव्यूल से। और जो छिलका होता है, जैसे आपने देखा होगा ऑरेंज के ऊपर जो छिलका लगा हुआ होता है वो कहां से बनता है, तो वो एक्सोकार्प से बनता है। ये तीनों क्वेश्चन, इसको फ्रूट वॉल भी कहते हैं या एक्सोकार्प भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सोकार्प या कभी कभी इसको एपिकार्प या पेरिकार्प कहा जाता है, ये आपको याद रखनी है। देखो जो फ्रूट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फ्रूट के 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं सबसे आउटर की बात करूं तो इस आउटर वाले को जो छिलका होता है इसके 2 नाम होते हैं। इसको आप बोल सकते हैं या तो एपिकार्प, या इसको बोल सकते हैं आप पेरिकार्प, या इसको एक्सोकार्प कहा जाता है, या इसको कहा जाता है एक्सोकार्प। और ये जो इनर वाला पार्ट होता है जो आप खाते हैं उसको कहा जाता है मीजोकार्प, उसको कहा जाता है मीजोकार्प, ठीक है। तो वो बीच वाली जो खाने वाला जो पार्ट होता है उसको मीजोकार्प, और जहां पर सीड होते हैं, जहां पर बीज होते हैं, उस वाले पार्ट को कहा जाता है एंडोकार्प,
एंडोकार्प। तो हमेशा याद रखना, अगर छिलका पूछे कि छिलका कौन सा पार्ट होता है फ्रूट का, तो आपको बोलना है एपिकार्प या पेरिकार्प। अगर पूछे कि खाने वाला पार्ट कौन सा होता है, जो आप खाते हैं फूड का, वो कौन सा होता है, तो मैम वो मीजोकार्प होता है। और बीज कहाँ होती हैं, तो बीज होती हैं एंडोकार्प में। यहाँ पर आपके सीड होते हैं, यहाँ पर आपके बीज होते हैं। बीज किससे बने, ओव्यूल से। खाने वाला पार्ट किससे बना, ओवरी से। और जो आपका छिलका होता है ओवरी वोल से बनता है, उसको एक्सोकार्प, पेरिकार्प या एपिकार्प कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रूट होते कितने टाइप के हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं कि फ्रूट होते कितने टाइप के हैं, फ्रूट कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रूट के बेसिकली 4 टाइप होते हैं, 4 प्रकार के फल होते हैं। यहां से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही, इनके एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, और किस किस टाइप के फ्रूट होते हैं ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला फ्रूट है आपका यहां से, जिसको मैं नाम देती हूं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, ठीक है। तो पहला टाइप है आपका फलों का ट्रू फ्रूट, और हिंदी में इसको बोलेंगे सत्य फल। सत्य फल, ठीक है, या इसको कभी कभी हिंदी में कहा जाता है, या मैम आपके फुल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन से मेरे मॉक टेस्ट में काफ़ी हेल्प मिल रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर ऐसा है तो मैंने आपका कमेंट नहीं देखा, आपका बायो इस ग्रुप तो प्लीज़ बताइए, मुझे ज्वाइन करना है। आपकी जैसी बायो कोई नहीं पढ़ा, नहीं मेरा कोई ग्रुप नहीं है बेटा, मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है। मैं कभी व्हाट्सअप ग्रुप नहीं बनाती बेटा, ये सब बच्चों का टाइम वेस्टेज होता है। ठीक है, आपको भी कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं बनाना है। आपने जो भी बैच परचेज कर रखा है हमारी कोचिंग का, बस उसमें आप आराम से अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फालतू की इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ट्रू फ्रूट को सत्य फल बोलते हैं, या बोलते हैं इसको वास्तविक फल, या इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक फल। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ट्रू फ्रूट होती क्या है, ट्रू फ्रूट होती क्या है, तो आपको याद रखना है कि ऐसे फल जिनका निर्माण पोलिन ग्रेन प्लस ओवरी से हो, प्लस ओवरी से। और पोलिन ग्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, पराग कण, और ओवरी को क्या कहते हैं, अंडाशय। तो आपको हमेशा एग्जाम में याद, कभी भी क्वेश्चन आए कि ट्रू फ्रूट किसको बोलेंगे, तो ऐसे फल मैम जिनका निर्माण पोलिन ग्रेन प्लस ओवरी से हो। जिनका निर्माण पोलिन ग्रेन क्या है, मेल फ्लावर का पार्ट, और ओवरी क्या है, फीमेल फ्लावर का पार्ट। तो यहां से जो फल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अब आपसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्रिंजल। ब्रिंजल का मतलब क्या होता है, बैंगन। पहला एग्जाम्पल बैंगन। दूसरा आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आपको बताना है मैंगो। मैंगो भी एक ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं पी, मटर। उसके बाद आप लिख सकते हैं टमाटर, टोमेटो। ये सारे ट्रू फ्रूट होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रू फ्रूट। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं केला। देखो केला वैसे तो ट्रू फ्रूट में आता है, बट ट्रू फ्रूट के एक टाइप होता है पार्थेनोकार्पी, वहां आता है। तो अभी तो यहाँ ट्रू फ्रूट में लिखो इसको। ठीक है, तो आपको लिखना, कभी भी पूछे एग्जाम में कि सत्य फल किसको बोलेंगे, तो आपको बोलना है पोलन ग्रेन प्लस ओवरी से बने हुए फ्रूट क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। हाँ, मैंगो भी इसी का एग्जाम्पल है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल इसी का ही मैंगो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फॉल्स फ्रूट। पढ़ा होगा आपने एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट है। पढ़ा है कभी, एप्पल या कोकोनट भी फॉल्स फ्रूट होता है। देखो दूसरा यहां पर है फॉल्स फ्रूट, दूसरा है यहां पर फॉल्स फ्रूट, और हिंदी में इसको कहा जाता है असत्य फल। ध्यान से सुनना, क्या होते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं हम, देखो जब फर्टिलाइजेशन हो किस किस के बीच में, पोलन ग्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, परागकण प्लस, अभी मैंने क्या बोला, ट्रू फ्रूट कब बनते हैं, जब पोलन ग्रेन प्लस ओवरी का फर्टिलाइजेशन हो तो क्या बनते हैं, फॉल्स फ्रूट बनते हैं। अब ओवरी किसका पार्ट होता है, तो फीमेल फ्लावर का, फीमेल, ठीक है। तो ओवरी किसको बोलेंगे, तो ओवरी मैम आपने बताया था कि ऐसा फीमेल फ्लावर होता है और उसके अंदर ऐसे यहां पर आपका ओव्यूल वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैम आपने बताया था स्टिग्मा,
स्टिग्मा को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्रतिकाग्र। इसको क्या कहा जाता है? इसको स्टाइले कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ओवेरी। इसको क्या कहा जाता है? ओव्यूल। आप ध्यान से सुनो, ट्रू फ्रूट ये हमेशा पोलन ग्रेन हमेशा कॉमन रहेगा। ट्रू फ्रूट कब बनेंगे? जब यहाँ का पोलन ग्रेन कहाँ आएगा? ओवरी के पास। तो ऐसा फल क्या बनेगा? तो ऐसा फल क्या बनेगा? तो आपको याद रखना है वो ट्रू होगा। बट फॉल्स फ्रूट क्या होंगे? जब यहाँ का पोलन ग्रेन ओवरी को छोड़कर, ओवरी नहीं लिखा है मैंने इस बार, ओवरी को छोड़कर अगर स्टिग्मा, स्टाइले, ओव्यूल, ओवरी को छोड़कर किसी अदर पार्ट के साथ फर्टिलाइजेशन होकर नया फ्रूट बनाए तो उस फल को, उस फ्रूट को क्या कहते हैं हम? फॉल्स फ्रूट। नहीं समझ में आया? आप एक बात याद रख लो कि नॉर्मली जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो किस किस के फर्टिलाइजेशन से बनते हैं? तो वो पोलन ग्रेन प्लस ओवरी के फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। बट जब फॉल्स फ्रूट की बात करेंगे, असत्य फल की बात करेंगे, तो पोलन ग्रेन क्या करते हैं? इस ओवरी को छोड़कर किसी अदर पार्ट के साथ फर्टिलाइज होकर फ्रूट का निर्माण कर देते हैं। तो आपको यहां पर क्या लिखना है? एक्सेप्ट ओवरी। एक्सेप्ट ओवरी मतलब क्या हो गया? अंडाशय भाग को छोड़कर, अंडाशय को छोड़कर अगर किसी अदर पार्ट के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यहां पर एक्सेप्ट ओवरी का मतलब क्या हो गया? और कौन कौन सा पार्ट हो सकता है? स्टिग्मा वाला। और कौन सा हो सकता है? स्टाइले। और क्या हो सकता है? ओव्यूल पार्ट। ओव्यूल पार्ट। ठीक है। तो मैम जब पोलन ग्रेन आए यहाँ के, ओवरी को छोड़कर किसी अदर पार्ट के साथ फर्टिलाइज करके फ्रूट बना दिया, तो इस प्रकार का बना हुआ फ्रूट क्या होगा? इस प्रकार का बना हुआ फ्रूट फॉल्स फ्रूट होगा। इसको क्या बोलेंगे? झूठे फल बोलेंगे। अब आपको इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। क्या क्या एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में से एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो कौन कौन से एग्जाम्पल। सबसे पहला आपको बताना है यहाँ एग्जाम्पल में एप्पल, एप्पल सेव। दूसरा यहां पर होता है काजू, काजू। ठीक है। और तीसरा कैशू नट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कैशू नट। नेक्स्ट आपको लिखना है नाशपाती, नाशपाती जिसको हम क्या बोलते हैं? पियर्स। नेक्स्ट आपको लिखना है कुकुम्बर, कुकुम्बर खीरा। और नेक्स्ट आपको क्या लिखना है? नारियल मतलब कोकोनट। तो ये आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5, ये 5 कैसे फ्रूट के एग्जाम्पल होते हैं? तो मैम ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है एप्पल का, कि एप्पल कैसा फ्रूट है। तो आपको देना है, आपको बताना है कि एप्पल कैसा फ्रूट है। तो एप्पल, आफ्ताब अंसारी बिल्कुल हो जाएगा सिलेबस एनटीपीसी से पहले, डोंट वरी, बिल्कुल हो जाएगा आपका सिलेबस। हाँ, जेई की डेट आ चुकी है, 22 मई से एग्जाम है, बिल्कुल हो जाएगा आपका सिलेबस। अभी बोटनी वाला पार्ट आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे हम? जो जूलॉजी के चैप्टर पढ़े हैं, तो जैसे एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, उसको थोड़ा सा हम स्टॉप कर देंगे, फिर हम केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे, थोड़ा दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री की अभी 4 से 5 क्लास हुई हैं, तो कम से कम केमिस्ट्री को इतना पढ़ लें कि भाई हमारे एग्जाम में आए तो हमारे क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, तो एक हो गया ट्रू फ्रूट, एक हो गया फॉल्स फ्रूट। दोनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए यहां से, नेक्स्ट आपको कौन सा पढ़ना है? नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट। और तुम लोग जितना ज्यादा हो, जो बच्चा अभी आरआरबी का पेपर देना है, तो वो जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। वो अभी कोई भी बुक खरीद लो, जितने ज्यादा हैं। हाँ, वैलिडिटी बढ़ा देंगे किरण यादव, कोई बात नहीं, बैच की वैलिडिटी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहां पर तीसरे टाइप का फ्रूट है एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है, तो तीसरे टाइप का फ्रूट कौन सा होगा? इसका एग्जाम्पल में ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, एग्रीगेट फ्रूट। और हिंदी में इसको कहा जाता है पुंज फल, पुंज फल। ठीक है, पुंज फल। देखो ये कब बनते हैं? ये किसके फर्टिलाइजेशन से बनते हैं? तो ये पोलन ग्रेन
पोलन ग्रेन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, परागकण। ये पोलन ग्रेन प्लस सेवरल ओवरीज के फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, सेवरल ओवरीज के फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। ठीक है, देखो कैसे, मतलब सेवरल ओवरीज का मतलब क्या हो गया कि 2, 4, 5, 6 ओवरी एक साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाती हैं, किसके थ्रू, पोलन ग्रेन के थ्रू। हिंदी में बोलेंगे 2 या 2 से अधिक अंडाशय, अंडाशय। देखो ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। अगर एक ओवरी के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैसे फ्रूट बने, ट्रू फ्रूट बने। बट अगर पोलन ग्रेन ने 2, 4 ओवरीज के साथ फर्टिलाइजेशन कर दिया तो इस टाइप का जो फ्रूट बनेगा उसको हम नाम क्या देंगे, उस टाइप के फ्रूट को हम नाम क्या देंगे, एग्रीगेट फ्रूट, या हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको पुंज फल बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करना। पहला इसका एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी को हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, जामुन। इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल यही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका पहला एग्जाम्पल 5 मई वाली कौन सी क्लास है यूट्यूब पे, वो 24 आवर वाली क्लास, क्या वो डल जाएगी बेटा, डल जाएगी, डोंट वरी, है ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको देना है स्ट्रॉबेरी, दूसरा एग्जाम्पल आपको देना है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी भी अगर पूछा जाए तो कैसा एग्जाम्पल है, तो वो आपको देना है एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप दे सकते हैं रसबेरी, रसबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी भी किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, रसबेरी किसके एग्जाम्पल है, ये एग्रीगेट फ्रूट। कैसे बनते हैं, 2, 4 ओवरी के एक साथ फर्टिलाइज होने से बनते हैं, क्या, एग्रीगेट फ्रूट है। अगर एक ओवरी पोलन ग्रेन बना, ट्रू फ्रूट। ओवरी को छोड़कर किसी अदर पार्ट के साथ फर्टिलाइजेशन से बना, फॉल्स फ्रूट। अगर 2, 4 ओवरी का एक साथ फर्टिलाइजेशन से बन गया, क्या बोलेंगे उसको, एग्रीगेट फ्रूट। नेक्स्ट देखो यहां पर, नेक्स्ट आता है कंपोजिट फूल, कंपोजिट फ्रूट। नेक्स्ट है यहां पर देखो, नेक्स्ट कौन सा है आपका, 4 नंबर पे आता है आपका कंपोजिट फ्रूट। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोचेंगे कि इसका हिंदी क्या होगा, तो मैं बता देती हूँ, इसका हिंदी कुछ भी नहीं होता है, इसको कंपोजिट फ्रूट ही कहा जाता है। देखो अब कंपोजिट फ्रूट कब बनते हैं, जब पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, परागकण प्लस पोलन ग्रेन प्लस, देखो मैंने बताया है कि ये जो फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट होते हैं वो सब कहाँ पे होते हैं, तो हमने कहाँ पर पढ़े थे, फ्लावर में। मेल फीमेल जो पार्ट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, फ्लावर। तो जब पोलन ग्रेन पूरे के पूरे प्लांट के, एक प्लांट के बहुत सारे फ्लावर के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इस टाइप के बने हुए फ्रूट को बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। तो आप यहां लिखेंगे पोलन ग्रेन प्लस क्लस्टर ऑफ फ्रूट प्लस क्लस्टर ऑफ फ्लावर। और इन सारे के सारे, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, उन फ्लावर का, उन फूलों का बहुत सारा क्लस्टर है, तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, पूरे क्लस्टर और फ्लावर को आपको हिंदी में, इंग्लिश में मिलेगा इनफ्लोरेंस, इनफ्लोरेंस। और हिंदी में इसको बोले, हिंदी में इसका नाम थोड़ा सा अलग होता है, इसको कहा जाता है हिंदी में इनफ्लोरेंस, या इसको बोलते हैं पुष्पागण, इसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पागण। ठीक है, एक डाली है, एक बर्ड है, उसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट लगे, बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो यहाँ के पोलन ग्रेन ने उन सारे के सारे फ्लावर के साथ फर्टिलाइजेशन कर दिया, फीमेल फ्लावर के पार्ट के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, इस टाइप के बने हुए फ्रूट को क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, कैसा फल, कंपोजिट फ्रूट। अब इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल होता है जैक फ्रूट, सबसे पहला एग्जाम्पल है जैक फ्रूट। और जैक फ्रूट को हिंदी में क्या कहा जाता है, कटहल कहा जाता है। कटहल किस टाइप का फ्रूट है, तो कंपोजिट फ्रूट है। दूसरा आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं मलबरी,
हिंदी में क्या होगा? शहतूत। दूसरा सहतूत। तीसरा होता है पाइनएप्पल। तीसरा इसका एग्जाम्पल क्या है? पाइनएप्पल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अनानास। अनानास। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके होते हैं? कंपोजिट फ्रूट के। एक बात याद रखना, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी और जो आपका जामुन आता है वो कहाँ आए थे? इससे पहले वाले में, जिसको क्या बोला था? एग्रीगेट फ्रूट। बट अगर बात करें मलबरी की, तो मलबरी कहाँ आती है? सहतूत कहाँ आते हैं? मलबेरीज कहाँ आती हैं? सहतूत कहाँ आते हैं? तो कंपोजिट फ्रूट में। तो कितने टाइप के फ्रूट बता दिए मैंने? 4 टाइप के। कौन कौन सा? ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, और तीसरा कौन सा था? तो एग्रीगेट फ्रूट। ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है, इतने सारे आपको पढ़ने हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आज आप बायो ले लो, फिर बायो को स्टॉप कर दो, केमिस्ट्री पढ़ा दो। हाँ बच्चा, मैं यही सोच रही हूँ कि बस आज बायो की क्लास लगवा देती हूँ, कल से हम केमिस्ट्री वापस केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आपका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है और केमिस्ट्री एक वीक लगातार पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट 80, 85, 90% आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2-3 चैप्टर तो मैं आपको करवा भी चुकी हूँ केमिस्ट्री में। फिर वापस हम केमिस्ट्री पे ही आ जाते हैं कल से। कल से आपकी केमिस्ट्री की ही क्लास होगी। ठीक है, बायो का डॉक्टर बन गए आप? अरे नहीं, अभी कहाँ बन गए। तो बेटा आप कौन कौन से पार्ट कंप्लीट हो गए आपकी प्लांट की मॉर्फोलॉजी में? मैम आपने करवा दिया फ्लावर, आपने करवा दिया फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट में इतना ही याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट पार्ट लिखना है आपको लीफ। नेक्स्ट पार्ट लिखना है आपको लीफ। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है क्या? क्वेश्चन आते हैं फ्रूट की स्टडी को क्या बोला जाता है? बायो की उस ब्रांच का नाम बताओ जिसमें फ्रूट की स्टडी की जाती है। तो आपको याद रखना है, टू स्टडी अबाउट फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? टू स्टडी अबाउट फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। ठीक है, फलों के बारे में अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी कहलाता है। हाँ अंजू मैम, मुझे भी बहुत रेस्ट करने की ज़रूरत है। लिटरली बताऊँ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि 5 से 6 दिन का आप बेड रेस्ट कीजिए, बट बिल्कुल बेड रेस्ट करने का भी है नहीं, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम आ चुका है, तो मैं बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं कर सकती, है ना। ठीक है, तो देखो लीफ में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो लीफ है प्लांट की, ये ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की होती हैं, हरे रंग की। क्यों होती हैं? क्योंकि लीफ के अंदर क्या होता है? प्लास्टिड। याद करो मेरी क्लास कौन सी? सेल वाली। प्लास्टिड होती है। हाँ सही बताया आपने सुरजीत जी, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो ग्रीन कलर की होती है। क्यों? क्योंकि लीफ के अंदर क्या होता है मैम? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। तो आपको याद रखना है ग्रीन कलर किस वजह से होता है लीफ का? तो किस वजह से? क्लोरोफिल पाया जाता है। मेनली इसके अंदर प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड में कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखो, जो लीफ वाला पार्ट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के लिए मेन साइट होती है। ठीक है, तो आपको लिखना है इट इज द मेन साइट फॉर, इट इज द मेन साइट फॉर प्लांट रेस्पायरेशन, plant respiration and plant nutrition या and plant nutrition। ठीक है, क्या मतलब हो गया कि जो ये लीफ वाला पार्ट है आपके प्लांट का, जो भी इस लीफ वाले पार्ट में पादपों में श्वसन की प्रक्रिया होती है और दूसरा पादपों में पोषण की प्रक्रिया होती है। आपसे एग्जाम में पूछे प्लांट के उस पार्ट का नाम बताओ जहां पर रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। अब न्यूट्रिशन कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, तो अब यहां पर प्लांट की रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो ध्यान। और दूसरा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस प्रोसेस द्वारा? तो मैम मेनली होती है फोटोसिंथेसिस द्वारा। अब बताओ फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? खाना बनता है। अब मुझे बताओ आपके घर में खाना कहाँ बनता है? रसोई में बनता है, किचन में बनता है। और अपने बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस में मेन कौन सा ऑर्गन होता है? तो मैम मेन हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? फेफड़ों से। अब मुझे बताओ अगर आपसे पूछे कि प्लांट का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, आपको आंसर क्या देना है? लीफ होता है। वैसे तो देखो प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस रूट्स के थ्रू भी होती है, स्टेम के थ्रू भी होती है। कैसे होती है आगे बताऊंगी, बट जो मेन रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट में वो किसके थ्रू होती है? लीफ के थ्रू होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि प्लांट के किस पार्ट को प्लांट का रसोई घर कहा जाता है? आपको आंसर क्या देना है? लीफ वाले पार्ट को देना है।
ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि प्लांट का फेफड़ा किसको कहा जाता है, फेफड़ा, लंग्स, लंग्स और ऑफ प्लांट किसको कहेंगे, तो आपको आंसर हमेशा क्या देना है, लीफ को। किस पार्ट को पूछे तो लीफ को, क्योंकि लीफ में दोनों प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन का प्रोसेस। अब आपको देखना है कि प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है और कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। तो पहले मैं हेडिंग देती हूं प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन, पादपों में पोषण की प्रक्रिया। पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन और फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, तो दूसरा पढ़ेंगे प्लांट का रेस्पिरेशन। पहले न्यूट्रिशन, उसके बाद दूसरा क्या पढ़ेंगे, तो प्लांट का रेस्पिरेशन। 1 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूं। लिखिए, पहला आपको पढ़ना है प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, और हिंदी में इसको बोलेंगे पादप पोषण। देखो, प्लांट में न्यूट्रिशन के मेन 2 मोड होते हैं। प्लांट में न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं। कौन कौन से, तो पहला कहा जाता है ऑटोट्रोपिक मोड, ऑटोट्रोफिक मोड, ठीक है। और हिंदी में इसको कहा जाता है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाए। और दूसरा होता है यहाँ पर हेटेरोट्रोफिक प्लांट, या हेटेरोट्रोफिक ट्रोफस प्लांट, या हेटेरोट्रोपिक मोड, ठीक है। ठीक है, तो आपको लिखना है ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या हो गया, स्वपोषी, और हेटेरोट्रोफिक का मतलब हो गया परपोषी, ठीक है। देखो, ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, अपने आप। ऐसे प्लांट या ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें प्लांट अपने आप अपना खाना बना सकते हैं। और कौन से मैकेनिज्म के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। मतलब ऐसे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उन प्लांट को ऑटोट्रोफ्स प्लांट कहा जाता है। और उस न्यूट्रिशन के मोड को हम क्या नाम देते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऐसे प्लांट जो खुद खाना नहीं बना सकते, जो खुद खाना नहीं बना सकते, वो न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। वो अपना खाना खुद ना बनाकर अपने भोजन के लिए किसी जीव या किसी दूसरे पादप पे निर्भर करते हैं। उनको कहा जाता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोड। उनको क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, देखो इसमें कौन आएगा फोटोसिंथेसिस में, तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। और हिंदी में क्या हो जाएगा, सभी हरे रंग के पेड़ पौधे, सभी हरे रंग के पेड़ पौधे। अब हेटेरोट्रोपिक मोड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। देखो कौन कौन सा, पहला होता है इसका टाइप सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, सहजीवन संबंध। क्या मतलब हो गया कि मैम सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब आपने बताया है कि 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। उस रिलेशन को साइंस में क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा ये कैसे हो सकते हैं, तो दूसरे ये हो सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस को हिंदी में बोलते हैं कीटनाशक पादप, कीटनाशक पादप। देखो कहने का मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें जो प्लांट होते हैं वो खुद फोटोसिंथेसिस ना करके किसी अदर स्पीसीज पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको कहा जाता है हेटेरोट्रोपिक मोड। उसको क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रोपिक मोड, ठीक है। तो या तो ये किसके थ्रू अपना फूड बनाएंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन में रह के, या ये किस फॉर्म में, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोटिक, इन दोनों के एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन आपने साइंस में कितने पढ़े, तो सुनो यहां पर पहला एग्जाम्पल सिम्बायोटिक रिलेशन का मैंने यहां पर लिखा है, देखो लाइकेन।
पढ़ाया था मैंने लाइकेन क्या होता है, तो मैम आप पढ़ा चुकी हूँ। लाइकेन किस किस का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, तो मैम ये एल्गी प्लस फंजाई, फंजाई बोले तो फंगस, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीचेन या लाइकेन। एल्गी क्या बनाता है, फूड बनाकर किसको देता है, फंगस को, और फंगस खाना किसको देती हैं, एल्गी को, सॉरी फंगस पानी किसको देती हैं, एल्गी को। तो मैम एल्गी प्लांट किंगडम में, फंगस का अलग से किंगडम है, तो इनको क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन। दूसरा मैंने नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाने वाली हूँ मैं दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होता है, राइजोबियम रूट, राइजोबियम रूट, ठीक है, राइजोबियम रूट, और हिंदी में इसको कहा जाता है राइजोबियम जड़े, राइजोबियम जड़े। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, राइजोबियम जड़े, ठीक है। देखो ठीक है, देखो राइजोबियम जड़े क्या होती हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशन कहां पे पाए जाते हैं, लेग्यूम प्लांट्स में पाए जाते हैं। और लेग्यूम प्लांट किसको बोलते हैं, जो फलीदार पादप होते हैं, जो फलीदार पादप होते हैं। अब होता क्या है बेसिकली इन लेग्यूम प्लांट्स में, देखिए मैं इधर समझा रही हूं, इन लेग्यूम प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं, वो रूट सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती हैं किसके साथ, तो एक बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। इनका नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और हिंदी में क्या होगा, राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि साइंस में राइजोबियम रूट वाला सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो राइजोबियम रूट्स होती हैं वो किन में पाई जाती हैं, वो लेग्यूम प्लांट्स में पाई जाती हैं, वो फलीदार पादपों में पाई जाती हैं, ठीक है, फलीदार पादपों में पाई जाती हैं। कैसे, तो मैम जो रूट होती हैं लेग्यूम रूट, उन रूट के पास आप बता चुकी हूँ उनका क्या होता है, उनका स्टोरेज फूड होता है, उनका स्टोरेज फूड। और रूट के पास स्टोरेज फूड किस फॉर्म में होता है, मैम आपने हमें पढ़ाया है स्टार्च की फॉर्म में होते हैं, पढ़ाया ना मैम ने स्टार्च की फॉर्म। तो जड़ों के पास क्या है, खाना, तो ये जड़ें अपना खाना किसको देती हैं, इस राइजोबियम बैक्टीरिया को देती हैं। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और ये अपना नाइट्रोजन किसको देता है, रूट को देता है। नाइट्रोजन किसको देता है, रूट को देता है, ठीक है। तो एक ये आपको सिम्बायोटिक याद रखना है, एक साइंस में ये वाला सिम्बायोटिक होता है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, और एक ये लाइकेन, और एक और मैंने पढ़ाया है माइकोराइजा, पढ़ाया है ना माइकोराइजा। तो ये 3 हो गया। तो रूट ने अपना खाना किसको दिया, स्टार्च को, और इसने अपने नाइट्रोजन दिया। नाइट्रोजन आपको पता है प्लांट में बहुत सारे काम में आती है, ठीक है, तो नाइट्रोजन भी प्लांट को चाहिए। तो प्लांट ने दूसरा जो हेटेरोट्रोपिक मोड है वो उसमें सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। कौन कौन से, दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जैसे पी, मटर का पौधा, उसके अंदर होती है। एक होते हैं मैंगो जिंजर प्लांट, उसके अंदर भी ये होती हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस का मतलब है ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स खाते हों, इनको बोलते हैं इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट, इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट। ऐसे पादप जो कीड़े मकोड़े खाते हों, कीड़े मकोड़े खाने वाले पादप। एग्जाम्पल बता सकते हैं आप मुझे इसका, इसके एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, जल्दी बताइए इसका एग्जाम्पल बताइए मुझे, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका पहला एग्जाम्पल है ब्लैडर। आप गूगल पे फोटो देखिएगा, इस ब्लैडर के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, क्योंकि इस ब्लैडर की जो लीफ होती हैं, जो लीफ का कोरोला और जो कैलिक्स वाला पार्ट होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, और उससे एक मकरंद निकलता रहता है, एक लिक्विड निकलता रहता है। तो वो लिक्विड पीने के लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं इसके पास, तो ये क्या करता है, उन इंसेक्ट्स को खा जाता है, ठीक है। दूसरा आप यहां पर इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। एक और है यहां पर ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। एग्जाम्पल दिख रहे हैं क्या नीचे, कट, हाँ कट गए एग्जाम्पल, ऊपर लिखती हूँ, चलो मैं, नीचे नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं हो पाएगा। इसके एग्जाम्पल आपको यहां लिखने हैं। सही बताया आपने मनोज, ब्लैडर, और इसका एग्जाम्पल आप दूसरा लिख सकते हैं पिचर प्लांट। तीसरा, हिंदी मीडियम वाले सेम नाम है, तीसरा ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। तो ये 3 प्लांट होते हैं जो अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। कौन कौन सा, ड्रोसेरा, ब्लैडर एंड पिचर प्लांट।
तो एक तो न्यूट्रिशन का मोड ये हो गया मैम, इस मोड को क्या बोलेंगे हम? हेटेरोट्रोपिक मोड। हेटेरोट्रोपिक मोड, ठीक है। अब ऑटोट्रोपिक मोड में क्या होता है? अपना खाना खुद बनाते हैं, और कौन सी प्रोसेस के द्वारा? थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो अब आपको डिटेल में क्या पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। तो अब आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। ये तीनों आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये दोनों आपको सिम्बायोटिक, देखो मैंने आपको साइंस में कितने सिम्बायोटिक बता दिया, 4 प्लांट, 4 बता दिया मैंने। यूएसए में ज्यादा होता है पिचर प्लांट, नमो, ठीक है। हाँ, इंडिया में ड्रोसेरा होता है, ड्रोसेरा होता है इंडिया में। उपेंद्र जी, ड्रोसेरा होता है। वेस्ट बंगाल से कोई होगा तो उसने तो पक्का देखा होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल साइड ये ड्रोसेरा प्लांट ज्यादा होते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है? तो पढ़ना फोटोसिंथेसिस। फिर पढ़ेंगे प्लांट का रेस्पायरेशन। तो आपका लीफ वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ मैं वही बताऊंगी, वही वाला पार्ट मैं आपको यहां कवर करवाऊंगी। देखिए, फोटोसिंथेसिस से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? ऐसे प्लांट जो अपने अंदर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कर सकते हैं, उन प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रोप्स प्लांट। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, उनको बोलते हैं स्वपोषी प्लांट, खुद बनाने वाला। नेक्स्ट आता है, देखो मैंने आपको पढ़ाया था, प्लांट में पढ़ाया था कि प्लांट की एक सेल होती है, प्लांट में प्लांट सेल होती है, और प्लांट सेल में एक पार्ट होता है प्लास्टिड। पढ़ाया था, याद करो मेरी सेल वाली पहला चैप्टर, आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। और प्लास्टिड को हमने क्या बोला था? लवक। और मैंने बताया था प्लास्टिड्स क्या होते हैं? तो ये ग्रीन कलर वाले पिगमेंट्स होते हैं, हरे रंग वाले पिगमेंट होते हैं। मतलब या तो ग्रीन कलर देने का काम करते हैं, या फिर प्लास्टिड्स क्या होते हैं मैम? बेसिकली प्लांट को ग्रीन या कलर देने का, कलर मतलब रंग देने का काम करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट, तो प्लास्टिड का एक टाइप बताया था मैंने, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में हरित लवक कहा जाता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने बताया था ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, कौन से? तो ग्रीन कलर वाले पिगमेंट में हमने कौन से बताए थे? तो ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट का नाम क्या बताया था? अरे भैया क्या हो गया मार्कर में? इसमें इंक देखो, तो ग्रीन कलर वाले पिगमेंट कौन से होते हैं? तो मैम आपने बताया था क्लोरोफिल होते हैं। कौन से? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहा जाता है? पर्णहरित, ठीक है। तो आपसे पूछे प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो आपको आंसर क्या देना है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप होता है? प्लास्टिड का टाइप होता है। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो सुनो, प्लांट्स आपके एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और देखिए, तो प्लांट्स क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड,
प्लस पानी, पानी कहाँ से लेते हैं, रूट से लेते हैं, और रूट से ऊपर लीफ के पास, ये सब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, लीफ के पास पढ़ रहे हैं। और लीफ के पास पानी कौन लेकर आता है, तो मैंने पढ़ाया था लीफ के पास पानी कौन लेकर आता है, जाइलम। जाइलम क्या होते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं, और जाइलम क्या करते हैं, जो जड़ों ने पानी यूज किया है उस पानी को कहाँ, लीफ तक ट्रांसपोर्ट करना। तो प्लांट्स में जड़ों का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, एनवायरनमेंट से CO2 का उपयोग करके क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर, तो किसकी प्रेजेंस में, एक तो क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, दूसरा सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, तो अपना फूड बनाते हैं, फूड बोले तो ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में कौन सा गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इसको बैलेंस करो, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। और ये जो प्रोसेस है फूड बनाने की, उसको नाम क्या देते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ध्यान से सुनो, पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके और मिट्टी से पानी का उपयोग करके क्लोरोफिल और सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना क्या, ग्लूकोज, और साथ में कौन सी गैस, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है इसको कहा जाता है, देखिए साइंस में इस अभिक्रिया का नाम होता है फोटोसिंथेटिक अभिक्रिया, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। और ये जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, इस प्रक्रिया को, इसको नाम देते हैं हम फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो मैम ये होता है, इसका उल्टा करूंगी तो प्लांट का रेस्पायरेशन बन जाएगा, वो बाद की बात है, छोड़ो अभी। तो अभी आपको ये पढ़ना है इस रिएक्शन को। अब देखिए क्लोरोफिल का काम क्या होता है, मैम यहाँ पर क्लोरोफिल ने क्या किया है, ठीक है, और सनलाइट ने क्या किया है, दोनों आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट ने क्या किया है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्यों होता है, या क्लोरोफिल ने क्या किया है। तो देखो इस क्लोरोफिल के अंदर होती है एक मेटल, कौन सी मेटल होती है, मैम आपने पढ़ाया है इसके अंदर Mg फॉर मैग्नीशियम, Mg फॉर मैग्नीशियम। और इस मैग्नीशियम का काम क्या होता है, इस मैग्नीशियम का काम होता है प्लांट की एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करके प्लांट को कूलिंग देना, प्लांट की एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करके प्लांट को कूलिंग देना। ठीक है, प्लांट को एक्सेस हीट से बचाती है ये। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, आपको आंसर क्या देना है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का काम क्या होता है, प्लांट की एक्सेस हीट को, हीट बोले तो किस फॉर्म में है, सनलाइट की फॉर्म में है, सनलाइट की फॉर्म में जो हीट पड़ी है उस हीट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, और प्लस क्या करना, उसको ठंडक प्रदान करना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किस धातु की कमी से पेड़ पौधे जल जाते हैं, किस धातु की कमी से पेड़ पौधे जल जाते हैं, मैग्नीशियम। क्या होता है गर्मी के महीने में, जैसे मई जून आने वाला है, तो आप देखेंगे बहुत सारे प्लांट जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं, क्योंकि उनके प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, सनलाइट डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट सनलाइट ज्यादा आती है, प्लांट जल जाते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल ने एक तो हरा रंग दिया, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, दूसरा इसने क्या कर दिया, तो ये ठंडक वाला काम कर दिया। अभी सनलाइट का काम होता है आयंस बनाना। सनलाइट में क्या, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो H2O है, ये पानी है, देखो ये ऑक्सीजन की फॉर्म में बदलता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन की फॉर्म में आता है, और ये जो CO2 है इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको फंक्शन पता होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। एक बार मैं डेफिनेशन बोल रही हूं, देखो आपको कैसे याद करना है। प्लांट्स यूज्ड वाटर फ्रॉम सॉइल एंड CO2 from environment in the presence of chlorophyll and sunlight pigment make their food glucose, make their food बोले तो glucose and oxygen gas. This reaction is known as photosynthetic reaction and the process of making food is known as photosynthesis. हिंदी में क्या होगा, पेड़ पौधे मिट्टी से पानी और वातावरण से CO2 का उपयोग करके क्लोरोफिल या प्रणहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बताया है ना नमो, मैंने पानी आयंस की फॉर्म में टूट के ही पानी से ऑक्सीजन बनती है बेटा।
ठीक है। तो मिट्टी से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बोले तो ग्लूकोज बनाता है। अब देखो खाना कहाँ बना, तो मैम ये प्लांट की लीफ वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट की क्या है, रूट है। तो मैम यहाँ से खाना यहाँ कहाँ कैसे आया, तो मैंने बताया था इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कौन सा, एक जाइलम एक फ्लोएम। देखो अगर मैं बात करूं इन रूट्स के पास क्या होता है, इसके पास वाटर प्लस मिनरल्स होते हैं। जड़ों के पास क्या होता है, तो आपको याद रखना है पानी और खनिज पदार्थ होते हैं। तो जड़ों से ऊपर पानी कौन लेकर गया इस लीफ के पास फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, जाइलम। और इस लीफ में जो फूड बना उसको रूट्स के पास कौन लाएगा, फ्लोएम बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोटोसिंथेसिस से क्या क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस का मतलब है फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है या रिडॉक्स है। तो आपको हमेशा आंसर देना है फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। रिडॉक्स क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। 1 मिनट में जल्दी बताइए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। जल्दी से मुझे आंसर करके बताएंगे बच्चे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। जल्दी बताइए ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। अरे भैया मैं पूछ रही हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैंने रिडॉक्स नहीं पूछा है, मैं पूछ रही हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, देवाशीष झारखंड ने बोला है। देखो ये जो पानी है इससे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। ये जो H2O है ये H2O आयंस की फॉर्म में आ जाता है, H+ और OH नेगेटिव की आयंस में आता है और इसी से ही बनता है आपका ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल। देखो H2O आयंस की फॉर्म में आया है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। और ये जो CO2 है, इस CO2 से किसका फॉर्मेशन हुआ है, ग्लूकोज का। इस CO2 से किसका फॉर्मेशन हुआ है, हाँ सही बताया आपने दीपांकर जी, अच्छा बताया आपने। हाँ H+ निकलता है, दीपांकर ने भी सही बताया है। और प्रदीप कुमार, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एब्सेंस, हाँ आपने भी सही बताया है। ठीक है, CO2 से क्या बना है, ग्लूकोज। तो आपको यहां लिखना है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एक डेफिनेशन ये भी होती है ऑक्सीडेशन की कि बड़े मॉलिक्यूल से छोटे आयंस की फॉर्म में आना ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनना, इसको बोलते हैं रिडक्शन। हिंदी में इसको बोलेंगे अपचयन और इसको बोलेंगे उपचयन। इसको बोलेंगे रिडक्शन और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उपचयन। अब देखो जहां पर दोनों रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। शाहिल जी आपने सही आंसर दिया, H+ निकलता है। देखो यहां पर H+ निकल गया, ठीक है, या आयंस की फॉर्म में आ गया। तो आपको क्या याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन भी होता है उसमें। और जहां दोनों होती हैं तो उस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, रिडॉक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अपचयन, और इसको क्या बोलेंगे, उपचयन।
और जहां दोनों हो उसको क्या कहा जाता है? उसको रिडॉक्स कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए, ऐसा ना हो कि मैम लगी पड़ी हो और आपको कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, तो ये भी तो गलत बात है। ठीक है, तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस हो गए। देखो अभी तक कितने सारे क्वेश्चन हो गए। पूछे फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होता है? लीफ में होता है। ये मैं क्वेश्चन करवा रही हूं फोटोसिंथेसिस से अभी तक के, फिर और बताऊंगी। ठीक है, अच्छा राइट साइड में दिख नहीं रहा, चलो ये दोनों जहां हो जाती हैं उसको रिडॉक्स बोला जाता है, उसको रिडॉक्स बोला जाता है, उसको रिडॉक्स कहा जाता है। देवाशीष जी पूछ रहे हैं कि मैम सुमन मैम का जो बैच है वो क्या आप बता सकती हैं कि उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? तो बेटा जो सुमन मैम का बैच है वो पहली बात तो वो पूरा बैच नहीं है, वो एक प्रैक्टिस बैच है। उसमें आपको सीजीएल से पहले, सीजीएल का पेपर है ना अगले मंथ में, तो 5 मई 4 मई या 2 मई से पहले पहले उसमें आपको सीजीएल के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो लास्ट ईयर हैं आपके प्रीवियस ईयर, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी बच्चा। ठीक है, देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए आपके फोटोसिंथेसिस से अभी तक कितने सारे क्वेश्चन हो गए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछे आपसे, फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होता है? लीफ। लीफ के किस पार्ट में होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कौन से ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं? तो आपको आंसर क्या देना है? उसमें क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट होते हैं। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। क्या करती है? तो एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करती हैं? तो वो ठंडक प्रदान देती हैं, प्लांट को बर्निंग से बचाती हैं, ठंडक प्रदान करती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है? तो रिडॉक्स है। रिडॉक्स क्यों है? तो मैम CO2 से किसका फॉर्मेशन हुआ? ग्लूकोज का। और H2O में क्या है? आयंस की फॉर्म में है, H+ और OH नेगेटिव। तो कैसी होगी मैम? एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। क्लियर है? अब आता है कि किस कलर के प्लांट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और किस कलर के प्लांट में ठीक है, मैं आज MCQs चैप्टर वाइज डलवा दूंगी। अगर आपको पेपर से पहले MCQ चाहिए तो देखती हूं मैं, काम हो गया होगा तो मैं डलवा दूंगी सर, अपडेट करवा दूंगी बिल्कुल। ठीक है, तो पूछे किस कलर के प्लांट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है? तो आपने स्कूल में पढ़ा था विबग्योर, VIBGYOR। आर का मतलब रेड और ये वोयलेट बैंगनी। तो आपको नहीं, ग्रीन गलत आंसर है देवाशीष। पढ़ाई करते करते भी बच्चा गलत कर देता है, यही तो बात होती है। ग्रीन में ज्यादा नहीं होता है, सबसे ज्यादा किस में होता है? रेड कलर के प्लांट में। तो आपसे पूछे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस कलर के प्लांट में होता है? तो आपको आंसर क्या देना है? लाल कलर के पादपों में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हाँ, आपने सही आंसर दिया उपेंद्र मौर्य, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस कलर के प्लांट में होता है? रेड। और पूछे सबसे कम फोटोसिंथेसिस किस में होता है? तो बैंगनी कलर के पादपों में। मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस में होगा? तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस में होगा? बैंगनी कलर के पादपों में। कोई बात नहीं देवाशीष, गलत टाइप हो गया बेटा, ऐसे ही गलत टाइप अगर पेपर में हो गया तो माइनस में मार्क्स आ जाएंगे ना। हाँ, रेड में मैक्सिमम, ये बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, रेड में मैक्सिमम एंड बैंगनी में मिनिमम। बहुत सही आंसर दिया आपने प्रदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके ये हो गया। अब आता है कि फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन थी मैंने बनाई थी, ये कितने टाइप की होती है? जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, मैं 1 मिनट में आई, पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, गला सूख गया, अभी आई 1 मिनट में।
नेक्स्ट है आपका कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया होती है ये 2 टाइप की होती है। अरविंद कुमार आपका बिल्कुल कमेंट दिख रहा है। देखो, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? तो पहली वाली को बोलते हैं लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। और दूसरी को कहा जाता है डार्क फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। दूसरी को कहा जाता है डार्क फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। हिंदी में देखो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रकाश वाली रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। और इसको कहेंगे प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया। ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आपको यहां से पॉइंट याद रखने, 3-4 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। देखो, पहला तो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि इस रिएक्शन में क्या चाहिए, लाइट चाहिए। बट ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो जाती है? तो डार्क में भी हो जाती है। हाँ शिवम कुमार जी, बिल्कुल। मैंने जिम्नोस्पर्म पढ़ाया है आशीष कुमार मिश्रा। देखो, सबसे पहला ये किसकी प्रेजेंस में होगा? तो आपको लिखना है ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में, ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा। और ये क्या होगा? एब्सेंस ऑफ लाइट। ये किस में हो सकता है? लाइट की एब्सेंस में या प्रकाश की अनुपस्थिति में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है और ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे क्या होता है? ये जो आपका क्लोरोफिल होता है उसके ग्राना पार्ट में होते हैं। क्लोरोफिल के 2 पार्ट होते हैं। देखो, जो क्लोरोफिल है उसके 2 पार्ट होते हैं। ऐसे क्लोरोफिल की कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं ये जो आउटर मेम्ब्रेन वाला है, थोड़ा थोड़ा ये जो आउटर मेम्ब्रेन वाला है इसको कहा जाता है ग्राना पार्ट। इसको कहा जाता है ग्राना पार्ट। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे सेम नाम लिखेंगे, ग्राना भाग। आपसे पूछे कि लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्लोरोफिल के कौन से पार्ट में होते हैं, आपका बोलना है ग्राना पार्ट, ठीक है। हाँ शिवम अग्रवाल सही आंसर दिया। और आपसे पूछा जाए, वहां रखा होगा, कि जो डार्क फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती हैं वो क्लोरोफिल के किस पार्ट में होती हैं, तो आपको बताना है ये स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती हैं। कहां होती हैं? स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती हैं, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या होता है? ग्राना ये वाला, स्ट्रोमा ये वाला होता है, ठीक है। स्ट्रोमा ये वाला होता है, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा पार्ट। सही बताया आपने। सबसे पहले देखो, देवाशीष ने एक बात बताया है, देखो कि मैम सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई थी उसकी खोज किसने की थी? तो स्टेफन हेल्स ने की थी। अगर पूछे सबसे पहले स्टेफन हेल्स ने किसकी खोज की थी? लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की थी। अगर पूछा जाए ये स्टेफन हेल्स ने की थी, इसकी स्टेफन हेल्स ने। और किस प्लांट में की थी? तो मैंने आपको बताया था एल्गी में की थी, एल्गी में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यहां पर लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में क्या होता है? इसमें हमेशा जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी बोले तो ऊर्जा यहां आयंस की फॉर्म में होती है। आयंस बोले तो H+ और OH नेगेटिव की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में एनर्जी होती है। बट अगर मैं यहां पर बात करूं तो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? यहां पर जो ऊर्जा होती है वो ATP की फॉर्म में होती है। ATP बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फूड इसमें भी बनेगा, फूड इसमें भी बनेगा, बस ये लाइट की प्रेजेंस में बनेगा, ये लाइट की एब्सेंस में। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो फूड बना है लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, तो ये फूड जो है, फूड कहां बनता है मैम? अगर बात करें फूड कहां पर बनता है, लीफ में बनता है। तो लीफ से जो फूड आता है प्लांट के अदर अदर पार्ट में, तो वो किस साइकिल के थ्रू आता है? तो उस साइकिल का नाम होता है कैल्विन साइकिल, उसको कहा जाता है कैल्विन चक्र। तो आपको याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खाना बनता है वो किस चक्र के थ्रू प्लांट के सारे पार्ट में आता है, तो आपको लिखना है तो कौन से प्लांट। इवनिंग में CO2 की जरूरत नहीं होती, अभी बताएंगे। हाँ अभी बताएंगे, श्री राम जी अभी बताएंगे। हो गया। तो मैम जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के थ्रू जो खाना बनता है वो प्लांट के अदर अदर पार्ट में कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाता है? तो वो कैल्विन साइकिल के थ्रू आता है। कैल्विन साइकिल 3 टाइप के होते हैं, C3, C4 एंड C5। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि जो लाइट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती हैं इसमें जो खाना बना है वो कौन कौन से कैल्विन साइकिल के थ्रू प्लांट के अदर पार्ट्स में उसको ट्रांसफर किया जाता है? तो आपको यहां पर लिखना है, यहां पर C3 एंड C4 पाथवे, या आप बोल सकते हैं C3 एंड C4 साइकिल। C का फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर कैल्विन साइकिल। तो यहां पर जो फूड होता है वो किस पाथवे के थ्रू ट्रांसफर होता है? C3 एंड C4, C3 एंड C4। और यहां पर जो फूड होता है वो C5 पाथवे के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। कैल्विन चक्र 5, कैल्विन चक्र 5, इसके थ्रू प्लांट के अदर अदर पार्ट्स में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। इतने आपको यहां पर बातें रखनी है, ज्यादा कोई याद नहीं करनी है बातें, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है यहां से। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधा याद करो ये लाइट की प्रेजेंस में होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा तो हमेशा ग्राना वाले पार्ट में होता है। यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहां से, यही क्वेश्चन सबसे अच्छा है, इसके अलावा कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जो एनर्जी होती है वो आयंस की फॉर्म में होती है, ऑक्सीडेशन होकर आयंस की फॉर्म में एनर्जी बन जाती है, और यहाँ पे एनर्जी हमेशा एनर्जी ATP या कैलोरीज की फॉर्म में होती है। ठीक है। यहाँ पर जो फूड बना वो C3 और C4 पाथवे के द्वारा ट्रांसफर होता है, और वहां पर कहाँ हो जाता है? तो C5 पाथवे के द्वारा हो जाता है। इतना आपको पढ़ना है किसमें? तो आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है, इतना आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो लैब में बनाया गया था? जो लैब में बनाया गया था, कौन सा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया था? जल्दी बताइए। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी बताऊंगी। श्री राम, जय श्री राम, रुक जाइए, अभी आंसर दूंगी, अभी आंसर मिलेगा आपको कि रात को पेड़ पौधे CO2 क्यों नहीं लेते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो लैब में बनाया गया था? एक बच्चे ने पूछा है कि मैम स्ट्रोमा क्या होता है? तो स्ट्रोमा जो होता है वो क्लोरोफिल का पार्ट होता है। हाँ जी, मैं बता देती हूँ जिन बच्चों ने नहीं बताया है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कब बना था? तो 1828 में बना था। कौन सा? तो यूरिया बना था। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछूं, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? जल्दी बताइए, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है और उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? चलो ये आंसर दे दो मुझे। सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस होती है और उसका कैलोरीफिक वैल्यू, उसका ऊष्मीय मान कितना होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन सही आंसर है। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन होती है, बट उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, उसका ऊष्मीय मान कितना होता है? जल्दी बताइए मुझे।
देखिए जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है वो उसका काम क्या होता है, मेन उसका काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना, जो भी एनर्जी जो CO2 चाहिए होती है एनवायरनमेंट से उसको एब्जॉर्ब करना। कैलोरीफिक वैल्यू बताओ ब्यूटेन की, ब्यूटेन का उष्मीय मान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्यूटेन की कैलोरीफिक वैल्यू। जो सिगरेट के लाइटर में गैस होती है वो ब्यूटेन होती है, और ब्यूटेन का कैलोरीफिक वैल्यू पूछे तो 55 किलो जूल पर ग्राम, 55 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, तो याद रखना आपको 55 किलो जूल पर ग्राम, है ना। अब आइए वापिस, तो फोटोसिंथेसिस में आपको इतना ही पढ़ना था। अब आते हैं प्लांट का रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो अब लिखना है प्लांट रेस्पिरेशन, नेक्स्ट लिखना है प्लांट रेस्पिरेशन। ये सब कहाँ चल रहा है, तो ये लीफ वाले पार्ट में चल रहा है। हाँ सही बताया, जिसने भी 55 बताया उसने सही बताया, उसने मेरा सुन के ही बताया होगा। नहीं, ब्यूटेन पहले फ्रिज में यूज नहीं होती थी। हाँ वैसे तो ब्यूटेन बहुत ठंडी गैस होती है, यूज कर सकते हैं, वो ठंडी गैस होती है ब्यूटेन। ठीक है, प्लांट रेस्पिरेशन हिंदी में बोलते हैं पादप श्वसन, पादप श्वसन। अब पहले मुझे बताओ रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। मैंने बताया है, आपको बताया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, मेरा पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताइए कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। जल्दी बताइए। ऑक्सीडेशन, किसी ने बोला है मैम सांस लेना, किसी ने बोला है सांस लेना, अरे मैं प्लांट्स की बात कर रही हूं। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है मैम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता। मैम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसका ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, और ग्लूकोज का टूटना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना, उसी को ही क्या बोलते हैं हम, रेस्पायरेशन बोलते हैं। बस आप कमेंट नहीं कीजिए। हाँ, उगते हुए बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं, ये सही बोला, जिसने भी बोला उसने सही बोला, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, इसलिए एनारोबिक रेस्पायरेशन होने लग जाता है। देखिए दिन में क्या किया प्लांट ने, सनलाइट की प्रेजेंस में, हाँ रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट रेस्पिरेशन होता है। सुनिए देखिए, देखिए दिन में प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने कौन सी गैस ली दिन में, कार्बन डाइऑक्साइड ली, प्लस क्या लिया, पानी लिया, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट ने क्या बना दिया, तो मैम प्लांट ने यहाँ पे ग्लूकोज बना दिया, साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर दी, और साथ में पानी। इस रिएक्शन को मैम ने क्या नाम दिया था, फोटोसिंथेसिस। क्या बना यहाँ पे, ग्लूकोज बना। तो प्लांट को एनर्जी तो मिली नहीं ना, एनर्जी कब मिलेगी प्लांट को, जब इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो दिन में क्या करते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। अब रात को क्या करेंगे प्लांट, तो प्लांट रात को रेस्पायरेशन करेंगे, और रेस्पायरेशन के थ्रू क्या करेंगे, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे। ठीक है, इस ग्लूकोज का, स्टेम सेल्स क्या होती है बताऊंगी, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे। तो याद रखना है प्लांट रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब आता है कि प्लांट के मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कितने होते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो हम लोगों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या पढ़ाया था मैंने, नोज हो गया, देन मैम आपका जो ये गले वाला पार्ट हो गया जिसको फेरिंग्स लैरिंग्स बोलते हैं, देन मैम हमारा विंड पाइप हो गया, हमारे लंग्स हो गए, ये क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में कितने रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, तो 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चा जल्दबाजी में एक सही कर देता है कि प्लांट रेस्पिरेशन बोल रहा है तो लीफ से होता है, मतलब लीफ में प्लांट का रेस्पिरेशन होता है तो लीफ से ही कर देता है। नहीं नहीं देवाशीष झारखंड, आप बहुत गलत बता रहे हो, आज आप हमेशा इतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो आप। 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं प्लांट में, 3 श्वसनी अंग होते हैं। श्वसनी अंग, हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि पादपों में 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से, तो देखो
प्लांट के 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहला होता है प्लांट की रूट। रूट में भी रेस्पिरेशन होता है, हिंदी में बोलते हैं जड़ें। दूसरा होता है प्लांट में स्टेम, स्टेम से भी रेस्पिरेशन होता है। और तीसरा होता है लंग्स, मतलब लंग्स मतलब लीफ, लीफ को लंग्स बोलते हैं। तो तीसरा कौन सा हो गया? लीफ। तो ये 3 प्लांट के क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा इन तीनों में से मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? तो प्लांट का जो लीफ होता है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। अब मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा होगा। 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं बेटा, रेस्पिरेशन प्रोसेस 2 टाइप की होती है, बट रेस्पिरेटरी ऑर्गन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, ठीक है। और मेन कौन सा? लीफ। और लीफ को क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ प्लांट। क्यों? क्योंकि हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? लंग्स या फेफड़े। ऐसे प्लांट का मेन कौन सा है? तो लीफ। लीफ को क्या बोल देंगे? पादपों का फेफड़ा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पादपों का फेफड़ा, ठीक है। अब मैम रूट में कैसे होता है रेस्पिरेशन, स्टेम में कैसे होता है, लीफ में कैसे होता है? पहले तो एक बात सुनो, दिन में प्लांट CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्या करते हैं उस CO2 से? फोटोसिंथेसिस करते हैं। रात को प्लांट कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि प्लांट में रात को कौन सा प्रोसेस होने लग जाता है? रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया होने लग जाती है, ठीक है। देखो रूट में कैसे होती है श्वसन की प्रक्रिया? रूट में होते हैं रूट हेयर्स, रूट हेयर्स होते हैं बहुत सारे, और ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? इन रूट हेयर्स का काम होता है ऑक्सीजन इन करना और CO2 आउट करना। ऑक्सीजन इन और CO2 आउट। कौन सी प्रोसेस? तो याद करो, मैंने हमारे फेफड़े में बताया था कि रेस्पिरेटरी की हमारी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें कौन सा प्रोसेस बताया था मैंने? ऑक्सीजन इन होता है, CO2 आउट होता है, बाहर CO2 कम है, अंदर CO2 ज्यादा है ना? ये सब पढ़ाया था ना मैंने। किस प्रोसेस के द्वारा बताया था? डिफ्यूजन। और सेम प्रोसेस यहां होता है। कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या बताया था मैम ने? कि हाई मॉलिक्यूल का लो मॉलिक्यूल की तरफ जाना, एयर के पार्टिकल्स का। हाँ, पीपल ट्री अलग अलग होता है, बता दूंगी मैं। पीपल का बता दूंगी मैं, रुक जाइए, ठीक है। हाँ, विसरण विधि, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मैम जब 2 एयर पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस आता है तो हमेशा हाई वाला कहाँ जाता है? लो की साइड जाता है। तो देखो प्लांट के अंदर कौन सी गैस ज्यादा है? CO2, ठीक है। और प्लांट के बाहर कौन सी गैस ज्यादा है? बाहर कौन सी गैस ज्यादा है? ऑक्सीजन। और अंदर कौन सी गैस? बाहर से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कहाँ आएगा? अंदर आएगा। और जो CO2 है वो कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन। तो प्लांट की रूट के पास क्या आ गया? अल्टीमेटली ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखो स्टेम में क्या होता है? तने में एक सेल्स होती हैं, इन सेल्स का नाम अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार पूछी जाती हैं। तने के अंदर सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्टेम सेल। जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स तो नहीं, इनका नाम पूरा लिखो, लेंटिसेल्स। इनको बोलते हैं लेंटिसेल्स, और हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म अंकुर। सूक्ष्म अंकुर, ठीक है। देखो लेंटिसेल्स क्या होती हैं? स्टेम वाले पार्ट में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, और उन पोर के अंदर क्या होता है? गैसेस का डिफ्यूजन हो जाता है। इन पोर के अंदर क्या होता है? रात को ये पोर खुल जाते हैं, तो इसी पोर के थ्रू ऑक्सीजन CO2 क्या हो जाती है? आउट, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है? इन हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेम में कौन सी सेल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन में काम आती हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? तो लेंटिसेल्स होती हैं, ठीक है। लीफ में क्या होता है? तो लीफ में तो आपको पता ही है, स्मॉल पोर की स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा।
स्टोमेटा क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो होल्स होते हैं आपकी लीफ के ऊपर, वो स्टोमेटा खुल जाते हैं रात के टाइम पर, और इस स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन इन हो जाती है और CO2 आउट हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन आती है वो स्टोमेटा के थ्रू आती है, और स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीफ में। ठीक है, बता देंगे। तो मैम इन तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू हमारे प्लांट में कौन सी गैस आ गई, तो हमारे प्लांट में कौन सी गैस आ गई, ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन आएगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दिन में जो खाना बना था, दिन में फूड बना था, कौन सा, ग्लूकोज बना था, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके यहां पर प्लांट में क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस क्या, एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पायरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, श्वसन की प्रक्रिया, पढ़ा चुकी हूं मैं। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोले तो 3, कौन कौन से, ये 3। लेंटिसेल्स दिन में काम नहीं करती हैं, लेंटिसेल्स दिन में काम नहीं करती हैं। देखो इसका जस्ट ऑपोजिट करो आप, एटीपी हटा दो, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट पिगमेंट क्या बनेगा, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या बनती है यहां पर, पानी। तो अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, ऐसे जाऊंगी तो क्या होगा, रेस्पायरेशन। तो प्लांट का रेस्पायरेशन आपसे पूछे प्लांट के किस पार्ट में होता है, लीफ वाले पार्ट में होता है। लीफ के किस पार्ट में होता है, आपको आंसर देना है, लीफ के स्टोमेटा पार्ट में होता है। मेन जो पूछे वो लीफ या स्टोमेटा होता है। वैसे प्लांट में कितने रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, 3। प्लांट रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट रेस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, जो प्लांट के जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन आना, इस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, और इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बनना, एनर्जी बनना। तो आप एनर्जी कहाँ बनेगी, प्लांट सेल में हो रही है, ये सब प्रोसेस कहाँ हो रही है, पढ़ाया ना मैंने, प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उसके अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और प्लांट इसी एनर्जी से क्या करते हैं, वापस फोटोसिंथेसिस में काम ले लेते हैं। ऐसे प्लांट के साइकिल पूरा चलता रहता है। ठीक है, तो कितने रेस्पिरेटरी ऑर्गन, 3। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन। ठीक है, कहां कहां पर, यहाँ रूट हेयर्स या लेंटिसेल्स, यहाँ स्टोमेटा। और प्लांट का फेफड़ा और प्लांट का किचन किसको बोलते हैं, लीफ को। क्यों, क्योंकि लीफ में 2 प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी, तो प्लांट रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, और दूसरा कौन सा होता है, तो प्लांट का न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। इसीलिए यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं ज्यादा। ये आपको इतना किस में याद करना था, तो ये इतना आपको याद करना था प्लांट के लीफ वाले पार्ट में। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा इतना सारा। कहाँ याद करना था, तो प्लांट के लीफ वाले पार्ट में याद करना था। कर लेंगे याद, ये सीधे से क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं बनते हैं बॉटनी में, मैंने पढ़ा दिया है, यही क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से कुछ अलग बनेगा, कोई है अलग तो मैं आपको MCQs दूंगी, तो अगर उनमें कुछ अलग क्वेश्चन बनता है, कुछ मिलता है आपको, तो आप वो मुझसे पूछ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, चलो बच्चा बोलता है ओके। ठीक है, फाइलोटॉक्सी क्या होता है, देवाशीष पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम फाइलोटॉक्सी क्या होता है। तो सुन लीजिए देवाशीष, जो लीफ का अरेंजमेंट होता है, जो प्लांट की एक्सिस से लेकर स्टेम के थ्रू, जो प्लांट की एक्सिस है उससे प्लांट की स्टेम की तरफ, तने की भाग की तरफ जो लीफ का अरेंजमेंट है, जो लीफ की व्यवस्था है, उसी को बोलते हैं फाइलोटॉक्सी। जिसने भी पूछा मैंने बता दिया है। ठीक है, लीफ जो प्लांट की एक्सिस है उस स्टेम की तरफ जो आपकी लीफ का अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको फाइलोटॉक्सी कहा जाता है।
तुलसी का प्लांट हमेशा CO2 लेता रहता है। तो मैं एक बात बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि तुलसी का प्लांट CO2 लेता रहता है। पीपल हो गया, तुलसी का प्लांट हो गया, ये क्या करते हैं, दिन में ही कुछ अपनी इनकी जो लेंटी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, दिन में ही कुछ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे देखो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बना था, याद है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो बेटा ये होता है पीपल के पेड़ वाला जो लॉजिक होता है उसका ये मतलब होता है CO2 + H2O। तो मैम यहाँ क्या बना था, तो यहाँ पर मैम फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना था प्लस क्या बना था, ऑक्सीजन। तो दिन में क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, जैसे बरगद का पेड़ भी कहा जाता है, ऐसा तुलसी का पेड़ भी कहा जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन बना है, इस ऑक्सीजन को इनकी लेंटी सेल्स क्या कर लेती हैं, दिन में कुछ एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और रात को उसी ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, उनके फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब वो क्या नहीं, उनमें एनर्जी नहीं बनती है। मैम आपकी क्लास से तो 50% स्टूडेंट MBBS की तैयारी कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, इतना MBBS का नहीं यार, इतना नहीं पढ़ना है। आप लोगों को यहाँ पर PhD नहीं करनी होती है। अच्छा फिर भी अभी पता है, अभी कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, तुम लोग सच्ची सच्ची एक बात बताना मुझे, क्या तुम लोगों को मैं मैटर कम दे रही हूं? प्लीज जेन्युइन रिप्लाई करना मुझे, जल्दी बताओ कि तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को साइंस स्पेशल में मैटर कम मिला है। जल्दी बताओ। फिर मैं आप लोगों को एक बात बताती हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, जल्दी से बताओ। क्या तुम्हें लगा है कभी कि तुम लोगों को मैटर कम मिला हो? इसके बाद हम रूट स्टार्ट करेंगे, जल्दी बताओ। रूट को बोलते हैं जड़ें। जल्दी बताओ, ऐसा हुआ है क्या? रेशमा कह रही है नो मैम, किरण यादव कह रहे हैं नो मैम। क्योंकि एक बच्चा कह रहा था कि ना साइंस स्पेशल में ना मैटर सही नहीं दिया जा रहा है, मतलब मैटर ना अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या ऐसा लगा है क्या तुम लोगों को? इतनी फीस में कोई नहीं पढ़ाता है मैम। अच्छा, उमेश कुमार कह रहे हैं लाइफ में पहली बार बायो पढ़ रहा हूं। अच्छा, 100% सेटिस्फाइड, ओके। फिर भी पता नहीं यार कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग सिर्फ मतलब यही देखते हैं कि दूसरे लोग कोचिंग में भी नहीं मिला है इतना सेटिस्फैक्शन, ओके। कुछ लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग, एक बच्चा यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है कि साइंस स्पेशल में हमारे साथ धोखा हो गया, हमें कंटेंट अच्छे से नहीं दिया जा रहा। क्या ऐसा है? मुझे तो लगता है मैंने अपना 100% दिया है। कहीं कुछ गलती होगी, टीचर्स हैं शायद, हो सकता है थोड़ी बहुत, हम भी इंसान हैं। अगर गलती हो भी गई तो, पर मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है। कह रहे हैं 555 में मैम की जान लोगे क्या? नहीं बेटा, बात फी की नहीं है, नहीं बात फी की नहीं है। बात होती है कि मतलब फी चाहे तुम 1 लाख दो, चाहे फी तुम 555 रुपए दो, बात यहाँ पर फी की नहीं है। बात ये है कि मतलब इन बच्चों को समझ में आना चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करें नेक्स्ट पार्ट, रूट वाला। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पार्ट है रूट वाला। संजय शर्मा कह रहे हैं अरे मैम आप तो पढ़ाइए। क्या हो गया संजय शर्मा, तुम मतलब सुन नहीं पा रहे हो क्या? क्या हो गया तुम्हारे साथ?
सुरजीत जी थैंक यू सो मच। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम रूट से। संजय जी आप बिल्कुल सही बोले हैं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, सही बोले हैं आप बिल्कुल। अभिषेक कुमार थैंक यू सो मच। साहिल जी ने ऑफलाइन क्लासेस किए हैं तो वो कह रहे हैं मैम आपने ऑफलाइन ने थोड़ा कम पढ़ाया है, मुझे लगता है ऑनलाइन में आप ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। पता नहीं बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं समझ में आया है ना। चलो कोई बात नहीं, होते हैं इस इंसान में, क्रिटिसाइज करने वाले ज़्यादा होते हैं आई थिंक, मोटिवेट करने वाले कम होते हैं, तो हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। चलो अच्छा, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी पूछिए। किसी का कोई डाउट है तो अब वैसे भी रूट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अभी थोड़े क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं आज आपको रूट वैसे भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अब रूट क्या करेंगे, कल से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं बता देती हूँ बच्चों, सुन लीजिए। अब ये रूट वाला स्टेम वाला यहाँ से बहुत रेयर क्वेश्चंस बनते हैं बॉटनी में, ठीक है। देखो आपका बॉटनी में कितना बचा है मैं बता देती हूँ, रूट और आपका स्टेम वाला पार्ट बचा है। उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या पढ़ना है, प्लांट डिजीज पढ़नी है, प्लांट डिजीज। बस बॉटनी एक क्लास की बची है, 1.5 से 2 घंटे की। बॉटनी में कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे और 2 घंटे का बॉटनी आपका हार्डली बचा है, ठीक है। उसके बाद वापस अब मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चे बहुत कंफ्यूजन में है, मैं फिर बता रही हूँ एक बार कि बच्चे बोलेंगे मैम ने कुछ छोड़ दिया है, मैं बता रही हूँ मैं छोड़ नहीं रही हूँ। बच्चों का आरआरबी का एग्जाम है इसलिए मैं पहले केमिस्ट्री पे फोकस कर रही हूँ, छोड़ नहीं रही हूँ मैं, फिर क्लियर कर रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चा यूट्यूब पे लिखने लग जाता है मैम ने सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया। मैं छोड़ नहीं रही हूँ, फिर मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। देखो क्या क्या पार्ट बचा है आपका बॉटनी में, रूट वाला पार्ट बचा है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं भूल जाऊं तो आप लोग मुझे याद दिलाना, रूट वाला और स्टेम वाला और प्लस, अच्छा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आया मुझे, चलो मैं यहां लिख देती हूं, बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन याद आया मुझे, ट्रांसपिरेशन, चलो बाद में बताऊंगे क्या होता है। रूट, स्टेम और प्लांट डिजीज, और क्या बचा है आपका, प्लांट डिजीज, पादप रोग। बस 1.5 घंटे की बॉटनी बची है। और जूलॉजी में क्या क्या बचा है तो ध्यान से सुन लेना, फिर बोलोगे मैम ने करवाया नहीं है, फिर बता दे रही हूं मैं। तो जूलॉजी में आपका एक तो बचा है एंडोक्राइन सिस्टम। अरे ये तो मुझे करवाना होगा पेपर से पहले, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है। और दूसरा देखो आपका यहां पे क्या बचा है, आपका बचा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉटनी में एक, जूलॉजी में एक ये बचा है। और बची है आपकी एनिमल डिजीज, एनिमल डिजीज बचा है और एनिमल किंगडम बचा है। ये 4 चैप्टर हैं आपके मेजर, जो किस में बचे हैं, जूलॉजी में। बस देखो 2 घंटे का ये चैप्टर है, 1 घंटे का ये है और 4 घंटे इनमें लगने हैं। तो मान के चलो 4 क्लास और आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। 4 क्लास में बायो कंप्लीट हो जाएगा, 4 का मतलब है 8 घंटे। और आज मेरी बायोलॉजी की कितने नंबर क्लास है बता सकते हैं आप, मेरी किस नंबर की क्लास है आज बायोलॉजी, कौन से नंबर की क्लास है आज बायो की, जल्दी से बताइए। हाँ अब मैं वही पढ़ाऊंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो एक तो मुझे ना बॉटनी में ये पढ़ाना ही पढ़ाना है, एंडोक्राइन, जूलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये प्लांट डिजीज वजह से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, करवाऊंगी मैं सब, मैं फिर रिपीट करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी सब। हाँ किडनी आ गया ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आ गया है देवाशीष, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अच्छा 19वीं क्लास है, देखो 19वीं क्लास है तो 19 का मतलब है 38 आवर्स मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, बायो। और अभी भी मान के चलो 5 मतलब 10 घंटे, 10 घंटे की आपकी बायो और बाकी है। 38 मतलब 49 आवर्स आप टोटल मान के चलो, राउंड ऑफ कर लो, 50 आवर्स आपके बायो में लगेंगे। 50 तो लगने ही थे क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो 50 घंटे की आपको मैंने बायो पढ़ा दी। उसके अलावा देखो, हाँ स्टडी साइंटिफिक नेम, उसका तो क्या है, अरे स्टडी और साइंटिफिक नेम में तो आप खुद याद कर लोगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी तो आप याद कर लेंगे तो हो जाएगा। और यही मान के तो 40 घंटे केमिस्ट्री लगेगी पूरी, 40 नहीं तो मतलब 35-40 घंटे तो लगने ही लगने हैं। केमिस्ट्री कितनी क्लास हो चुकी है, आई थिंक 5 या 6 क्लास हो चुकी है ना। तो आप थोड़ा केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, बाकी फिजिक्स वाले सर करवा ही रहे हैं। स्टडीज और चैप्टर के एमसीक्यूज डलवा दूंगी,
डलवा दूंगी, एमसीक्यूज डलवा दूंगी। तो अब जल्दी से हम क्या, आपका 90% आपका बायो मैंने खत्म कर दिया है। जो मेजर वाला पोर्शन था जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने फिनिश कर दिया है। केमिस्ट्री की 5 हुई है, मतलब केमिस्ट्री 10 घंटे का आपका हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मान के चलो 25 से 30 घंटे का केमिस्ट्री अभी भी आपका बाकी है, अभी भी आपका बाकी है। तो आप थोड़ा केमिस्ट्री पे ध्यान दिया जाए। तो केमिस्ट्री, कल से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम, है ना? ठीक है, सब लोग एग्री हैं इस बात पे कि कल से मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊं? हाँ, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल करवाऊंगी। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस आते हैं, क्यों नहीं करवाऊंगी पीरियोडिक टेबल? ये किसने बोला कि नहीं करवाऊंगी? पीरियोडिक टेबल करवाऊंगी। हाँ चलो, संडे क्लास ले लूं, देखूंगी संडे क्लास ले लूंगी। मैं सोच रही हूँ संडे को ना कुछ क्वेश्चंस करवा दूं आपको, अच्छे अच्छे, जो छोटे मोटे जो डाउट होते हैं वो करवा दूंगी, है ना? ठीक है, अभी आप मुझसे कुछ डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ सकते हैं, मुझे डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप मुझसे। 3 घंटे की क्लास बेटा, फिर सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा ना, स्केड्यूल वगैरह देखना पड़ेगा। हाँ देखो, मैं एक क्वेश्चन बता रही थी आपको, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। देखो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एग्जाम में आता है कि प्लांट के किस पार्ट से या प्लांट के कौन से ऑर्गन में ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है। देखो, जो आपकी लीफ होती है, नहीं, लीफ में पॉलिनेशन नहीं होता है। देखो, ट्रांसपीरेशन होता है कि जो प्लांट में जो लीफ होती हैं, लीफ के पास पानी होता है, बताया है मैंने कि वाटर, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके थ्रू क्या बनता है? पानी बनता ही है। और फोटोसिंथेसिस में भी क्या काम आता है? लीफ में पानी काम आता है। जब प्लांट के पास एक्सेस अमाउंट हो जाता है, एक्सेस वाटर हो जाता है, तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर किसकी फॉर्म में वो लॉस करता है? उसका ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में। उपेंद्र आपने गलत आंसर दिया है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही गलत आंसर दिया, रूट नहीं होती हैं। तो पूछे प्लांट के किस पार्ट में ट्रांसपीरेशन होता है? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? देखा होगा ना, लीफ के ऊपर सुबह सुबह आपने देखा होगा पानी की बूंदें डली हुई होती हैं। तो जब एक्सेस वाटर होता है, जो ज़्यादा अत्यधिक अमाउंट में पानी होता है, वो पानी प्लांट की किस प्रोसेस द्वारा उसको लॉस किया जाता है या किस प्रोसेस से उसको रिमूव किया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो कहाँ होती है? लीफ में। तो लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट का, लीफ में ही क्या होता है? हाँ, अभिषेक कुमार ने सही आंसर दिया, लीफ में ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है और लीफ में ही किसका प्रोसेस होता है? तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। जल्दी बताइए, कुछ डाउट हो कुछ एग्जाम का तो जल्दी से मुझे बता सकते हैं। अभी तो 22 तारीख लेट है, तब तक तो आपका मैं केमिस्ट्री करवा दूंगी, 90-95% तक करवा दूंगी, डोंट वरी ना। जल्दी पूछिए, जल्दी पूछिए, कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है? अरे स्टेम सेल्स ब्रेन में नहीं होती हैं, स्टेम सेल्स तो हमारे पूरे बॉडी में होती हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ फिजिक्स का पीडीएफ अपलोड करवा दो। ठीक है, मैं करवा दूंगी फिजिक्स का अपलोड। देखो,
एक बच्चे ने पूछा है कि मैम ब्रेन में स्टेम सेल्स होती हैं क्या? तो बेटा ब्रेन में भी होती हैं, उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स में स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? तो ऐसी सेल्स जिसके अंदर ऑटोमेटिकली बिना सेल डिवीजन के थ्रू इसमें डिवीजन होने की कैपेसिटी होती है, जिसमें बिना सेल डिवीजन के थ्रू अपने आप में डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, उसको कहा जाता है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स। मोटिवेट कर दो, मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं, आप ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं अभिषेक कुमार। जो टिश्यूज होते हैं उसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, उसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। किसने पूछा है ये? देवाशीष, इसके ऑप्शन दोगे तो मैं बता दूंगी। फिर वो उसने बीओडी पूछा होगा आपसे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पूछा होगा, जिसमें केमिकल ऑक्सीजन काम आता है। बिल्कुल कर सकते हैं। पेन किलर की फॉर्म में पूरा हैलोजन ग्रुप होता है, वो पूरा यूज होता है। उपेंद्र मौर्य, यस। जैसे क्लोरीन फ्लोरीन, देखा नहीं, क्लोरीन से सॉल्ट बनते हैं, क्लोरम फेनिकोल सॉल्ट बनता है, वो भी एज ए पेन किलर है। एक और होती है सेल्वरसोन नाम की पेन किलर आती है, तो उसमें भी होता है। नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं हुई बेटा, यूट्यूब पे हुई थी संडे को क्लास। चलो ठीक है, तो फिर कल से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। थोड़ा केमिस्ट्री का सिलेबस ले आते हैं इक्वल। फिर जो बचे हुए चैप्टर वो मैं करवाऊंगी, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम ने नहीं पढ़ाया है। मैम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगी, बस मैं पढ़ाऊंगी, कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, हाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लगा सकते हैं आप टेस्ट सीरीज। अब तो टेस्ट सीरीज ही लगा लो, आप टेस्ट सीरीज ही लगा लो। अभी टाइम पढ़ने पढ़ाने का गया, अब जल्दी से टेस्ट सीरीज लगाइए। और मैं भी कुछ एमसीक्यूज हैं वो अपलोड करवाती हूँ, आज कल या परसों में करवाती हूँ सारे के सारे। ठीक है, तो वहां से आप सारे एमसीक्यूज लगाना जो मैंने दिए हैं, वो अगर नहीं होते हैं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। जय श्री राम, थैंक यू सो मच। डिजिटल बोर्ड अभी नहीं आया, डिजिटल बोर्ड आता तो मैं पीरियोडिक टेबल सबसे पहले वो ही करवाती बेटा स्टार्ट। चलो फिर मिलते हैं कल। और मैं सोच रही हूँ संडे को भी क्लास ले लेते हैं इस बार, ताकि क्या होगा, संडे को अगर कुछ मैं क्लास लूंगी ना, उसमें एमसीक्यूज करवा दूंगी आपको बहुत सारे, वो वन लाइनर वाले एमसीक्यूज जो केमिस्ट्री में काम आते हैं। और केमिस्ट्री में जो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, संडे को मैं कुछ पीपीटीज बनाकर लाती हूँ क्वेश्चंस की, तो वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, संडे को लेंगे हम। कौन सा हैलोजन होगा बेटा? क्लोरीन, क्लोरीन होगा बेटा। उपेंद्र मौर्य, क्लोरीन। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। संडे को पक्का क्लास लूंगी मैं, टाइमिंग बता दिया जाएगा आपको। संडे को मैं बहुत सारे केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आपके पास 2 से 2.5 घंटे। वो क्वेश्चंस जो चैप्टर से हटके आते हैं, मतलब वो वन लाइनर है, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, रट्टा लगाने वाली चीजें हैं, तो वो मैं लेकर आऊंगी आपके पास। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल। कल अपन केमिस्ट्री की क्लास जहां से छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड कहते हैं इसको। पढ़ाऊंगी मैं आपको बीओडी, देवाशीष पढ़ाऊंगी, डोंट वरी ना। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।